नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे ऑकस ग्रुपिंग, हिंद प्रशांत का सामरिक महत्व, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1172 और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं एक नवीन सुरक्षा भागीदारी की, जो ऑकस ग्रुपिंग के नाम से जानी जा रही है। इसकी चर्चा हमारे द्वारा कल के डेली न्यूज एनालिसिस में भी की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक नवीन सुरक्षा भागीदारी की घोषणा की गई है, जिसे शॉर्ट में ऑकस सुरक्षा भागीदारी के रूप में जाना जा रहा है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियम और व्यवस्था को लागू करने के साथ ही सामुद्रिक क्षेत्रों की सुरक्षा पर बल दिया गया है, जिसमें सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की रक्षा के साथ ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन आदि संकल्पनाओं पर भी बल दिया जा रहा है। आपको ऑकस सुरक्षा भागीदारी के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो याद रखने हैं। पहली बात तो ऑकस सुरक्षा भागीदारी के द्वारा पहले से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में कार्य कर रही अन्य सभी संस्थाओं और भागीदारियों को समर्थन दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें फाइव आइज अलायंस, क्वाड और आसियान महत्वपूर्ण है। फाइव आइज अलायंस 5 अंग्रेजी बोलने वाले लोकतंत्रों के बीच का एक खुफिया साझाकरण व्यवस्था है, जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। मुख्य रूप से शीत युद्ध के काल में इसका गठन किया गया था, जिसमें इन सभी 5 देशों के मध्य खुफिया एजेंसियों के बीच सूचना साझाकरण को महत्व दिया जाता है। इसे अक्सर दुनिया के सबसे सफल खुफिया गठबंधन के रूप में वर्णित किया जाता है। इसके अलावा आपको आकुस के संदर्भ में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी है कि आकुस के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को आगे आने वाले 18 महीनों में परमाणु संचालित पनडुब्बियों का हस्तांतरण किया जाना है और अमेरिका द्वारा परमाणु तकनीक से संबंधित ऐसा हस्तांतरण इससे पहले केवल यूके के साथ ही किया गया है। इस प्रकार से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नवीन प्रकार के गठबंधन को दर्शा रहा है, जिसके अलग अलग देशों के लिए अलग अलग प्रकार के निहितार्थ हो सकते हैं। यदि हम अमेरिका के संदर्भ में इसके महत्व को समझने का प्रयास करें तो अमेरिका के लिए यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता का सामना किए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम के लिए यह ब्रेक्जिट यानी यूनाइटेड किंगडम के यूरोपियन यूनियन के बाहर आने के पश्चात नवीन देशों के साथ नवीन भागीदारी को पुष्ट किए जाने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के लिए इसके महत्व को सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से हाल में ऑस्ट्रेलिया के समक्ष चीनी आक्रामकता के चलते सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं और इसको वह रणनीतिक रूप से सुलझाना चाहता है। इसी के दृष्टिकोण से उसके लिए आकुस गठबंधन एक बेहतर उपाय है। हालांकि कुछ और अन्य देश हैं जो इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जो आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ परमाणु पनडुब्बी के संदर्भ में समझौता भले ही किया हो, किंतु इससे फ्रांस के साथ जो उसने पहले लगभग $90 बिलियन का पारंपरिक पनडुब्बी के संदर्भ में समझौता किया था, अब उसको रद्द कर दिया गया है। और इससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस आकुस गठबंधन से फ्रांस खुश नहीं है, जिसके द्वारा इसकी आलोचना की गई है। आपको यह भी समझना होगा कि इसके संदर्भ में न्यूजीलैंड की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ओशिनिया क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भागीदार हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया गया है, किंतु न्यूजीलैंड को इसमें शामिल नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड के लिए यह ओशिनिया क्षेत्र में परमाणु शक्ति संपन्न होने के समान है और उसके द्वारा ओशिनिया क्षेत्र को परमाणु शक्ति से युक्त किया जाना एक प्रकार से 19
1984 की परमाणु मुक्त क्षेत्र नीति का उल्लंघन है। यही कारण है कि उसके द्वारा इसका आलोचना किया गया है, क्योंकि यह इस प्रकार के गठबंधन को ओशिनिया क्षेत्र के परमाणुकरण के रूप में देख रहा है और इस रूप में इसकी आलोचना की जा सकती है। इसके संदर्भ में आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र के दो अन्य महत्वपूर्ण देशों के भागीदारों को भी समझने की आवश्यकता है, जिसके तहत हम भारत और चीन के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। भारत के लिए इन तीनों ही देशों के संदर्भ में भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत द्वारा लगातार क्वाड में जो भागीदारी की जा रही है वह इस संदर्भ में देखी जा सकती है कि भारत द्वारा अमेरिका के साथ भी, भारत द्वारा जापान के साथ भी और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रणनीति को आगे बढ़ाया गया है और अब भारत यूके के साथ भी कार्य कर रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत लगातार इस बात से चिंतित है कि किस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता का सामना करने के दृष्टिकोण से किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए और इस प्रकार के सुरक्षा गठबंधन को भारत के पक्ष में ही देखा जा सकता है। यही कारण है कि इस भावना को भारत द्वारा भी आगे बढ़ाया गया है। हालांकि चीन के लिए यह चिंता का विषय है। यही कारण है कि चीन ने इसकी गंभीर रूप से आलोचना की है। वह इस प्रकार के परमाणु समझौते को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बता रहा है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसके चलते हथियारों की रेस के प्रारंभ होने की आशंकाएं जाहिर की गई हैं। इसको प्रत्यक्ष तौर पर चीन के विरुद्ध बनाए गए सुरक्षा भागीदारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसके चलते भी चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि चीन ने इस प्रकार के बंद समूहों को बनाए जाने की आलोचना की है, जिसे वह एक देश के विरुद्ध बताता है और खुद जो है इसकी आलोचना कर रहा है। हालांकि चीन ने जो इसके संदर्भ में बंद समूहों को बनाए जाने के साथ ही समूहों को किसी एक देश को टारगेट करते हुए जिस आधार पर आलोचना की है वह खुद चीन के ही विरोध में जा सकता है, क्योंकि चीन के द्वारा स्वयं इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत हम किस प्रकार से ये देख सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामकता बढ़ रही है। साथ ही साथ वह किस तरीके से एक इमेजिनरी 9 डैश लाइन के माध्यम से दूसरे देशों की संप्रभुता अधिकारों को भी क्षरित कर रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अनेक देशों में अवसंरचनागत परियोजनाओं को आगे बढ़ावा दिया गया है, किंतु अप्रत्यक्ष तौर पर वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से कार्य कर रहा है, जिसके तहत वह ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है जो वहनीय नहीं होते हैं और आगे चलकर वे छोटे देशों को ही ऋण जाल में फांस देते हैं। इस प्रकार के उदाहरण हम हम्बनटोटा बंदरगाह के संदर्भ में देख सकते हैं। मालदीव के फेदु फिनोलू द्वीप के संदर्भ में भी इस प्रकार के उदाहरण को देखा जा सकता है। दक्षिण एशिया में भी उसके द्वारा सहयोग को बढ़ावा दिए जाने के नाम पर भूटान और भारत को छोड़कर अन्य सभी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया गया है और भारत को एक प्रकार से बाहर रखते हुए वह अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। यही कारण है कि जब चीन इस प्रकार की आलोचना करता है तो उसे ज्यादातर देश गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि चीन के द्वारा इस तरीके की आलोचना सीधे उसको ही टारगेट कर सकती है। यही कारण है कि भारत इस प्रकार की बहुपक्षीयता के आधार पर भागीदारियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और हाल ही में जो क्वाड की बैठक होने जा रही है वह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की और साथ ही साथ हम इसके अंतर्गत एक और अन्य आलेख की चर्चा करेंगे। यह दोनों ही लेख मुख्य रूप से संबंधित हैं ऑकस सुरक्षा भागीदारी से। हालांकि इन दोनों लेखों के माध्यम से हम मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र की चर्चा करेंगे और इसके तहत अलग अलग देशों ने किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाया है, भारत का इसके संदर्भ में क्या रुख है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप इस मानचित्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहा जाता है, उसे देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो शब्द है इंडो पैसिफिक क्षेत्र वे एक हालिया अवधारणा है, जिसमें एक दशक पहले से ही दुनिया ने हिंद प्रशांत के बारे में बात करना शुरू किया है। हालांकि इसके विकास के संदर्भ में आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से इसको एक भौगोलिक रूप में देखा जाता है, साथ ही साथ इसको एक रणनीतिक रूप में भी देखा जाता है।
हालांकि हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, इसको लेकर अलग अलग लोगों का, अलग अलग देशों का अलग अलग प्रकार का दृष्टिकोण है। जहां भारत के लिए हिंद प्रशांत की सीमा अफ्रीका के पूर्वी तट से प्रारंभ होकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक जाती है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के लिए यह अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर भारत के पूर्वी तट तक विस्तारित होती है। सामान्य तौर पर अन्य देश हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को संयुक्त करके इसे देखते हैं और इसमें जिस तरीके से व्यापार होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, उसके दृष्टिकोण से इसकी महत्ता को समझा जा सकता है। इस शब्द की लोकप्रियता के पीछे एक कारण यह भी है कि इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को एक जुड़े हुए रणनीतिक रंगमंच के रूप में देखा जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से 1945 और उसके बाद से अटलांटिक महासागर से शक्ति का हस्तांतरण एशिया क्षेत्र की तरफ हुआ है और ये वर्तमान में एशिया क्षेत्र से और ज्यादा संकुचित होकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक सीमित हो गया है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से यह शब्द वर्तमान व्यवस्था में भारत की प्रमुखता को दर्शाता है और साथ ही साथ आतंकवाद और चीनी आक्रामकता की पृष्ठभूमि में भी इसको काफी महत्ता मिल रही है। इस क्षेत्र में हम 4 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को शामिल पा सकते हैं, जिसमें अमेरिका का स्थान कहा जा सकता है, चीन का स्थान कहा जा सकता है, जापान का स्थान कहा जा सकता है और साथ ही साथ इसमें भारत की भी गणना की जा सकती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को आप इन आंकड़ों के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें कम से कम 38 देशों को शामिल किया जाता है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44% शामिल किया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 65% शामिल किया जाता है। जीडीपी का लगभग 62% शामिल किया जाता है। विश्व के कुल पण्य व्यापार का 46% शामिल किया जाता है। कुल कंटेनर ट्रेड का 55% शामिल किया जाता है और समुद्र से होने वाले ऊर्जा के हस्तांतरण को लगभग 70% शामिल किया जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की अलग अलग हितधारकों के द्वारा अलग अलग हितों के हिसाब से व्याख्या की जाती है। भारत इस क्षेत्र को एक समावेशी, खुले, एकीकृत और संतुलित स्थान के रूप में मानता है और लगातार वह इस बात पर बल देता है कि यहाँ की चुनौतियों का सामना किया जाना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ के अवसरों पर भी जोर दिए जाने की आवश्यकता है। अमेरिका द्वारा भी इसे एक स्वतंत्र और खुले क्षेत्र के रूप में माना जा रहा है, जो इस क्षेत्र में नियमों और आचरणों के मापदंडों को महत्व दिए जाने के साथ ही चीन की भूमिका को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे क्षेत्र में आप दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की भी महत्वपूर्ण भूमिका को देख सकते हैं। आसियान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अन्य देशों के साथ भी अपनी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहता है, साथ ही साथ उसका चीन के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध है। यही कारण है कि वह इंडो पैसिफिक को एक सहयोगी मॉडल के रूप में देख रहा है, जिसके तहत वह न केवल चीन को अपना हितधारक बनाने का प्रयास करता है, साथ ही साथ इस क्षेत्र में उसके साथ सहयोग करने के तरीकों को भी तलाश कर रहा है। हाल ही में जो आसियान के नेतृत्व में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत जो दुनिया का सबसे बड़ा एफटीए हस्ताक्षरित किया गया है, वह इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। हालांकि यदि हम इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण को और विस्तार रूप में देखने का प्रयास करें, तो भारत यह चाहता है कि इसमें अलग अलग देशों का हित बना रहे, किंतु साथ ही साथ यह किसी भी प्रकार के संघर्ष का क्षेत्र ना बने। यही कारण है कि भारत के बहुत से जो साझेदार हैं, वह भारत को इस रूप में देखते हैं कि वह एशिया पैसिफिक क्षेत्र को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ जोड़ने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी कर पाएगा और इसी के चलते भारत ने अलग अलग हितधारकों जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया आदि के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी की स्थापना की है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से भारत के बहुत से विशेष साझेदार जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि मूल रूप से चीन का मुकाबला किए जाने के संदर्भ में दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर आदि में भारत की उपस्थिति को चाहते हैं।
हालांकि भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था के लिए सहयोग चाहता है। साथ ही साथ भारत साझा समृद्धि और सुरक्षा के लिए यह चाहता है कि देशों के बीच बातचीत के माध्यम से एक सामान्य नियम आधारित व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। हिंद महासागर क्षेत्र के इसी महत्व को देखते हुए ही भारत द्वारा बहुपक्षीयता के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है, जिसमें क्वाड का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका है। भारत, अमेरिका और जापान का उदाहरण दिया जा सकता है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया जा सकता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का उदाहरण दिया जा सकता है और साथ ही साथ रूस, भारत और चीन का भी उदाहरण दिया जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत फ्रांस के माध्यम से भी यहाँ पर सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का उदाहरण दिया जा सकता है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण रूप से प्रयास किए हैं। आपको यह भी समझना होगा, चूंकि इंडो पैसिफिक जनसंख्या के साथ ही व्यापार, सेना और परमाणु हथियारों के दृष्टिकोण से भी काफी संवेदनशील है। यही कारण है कि भारत के साथ अन्य हितधारक इंडो पैसिफिक में एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी क्षेत्र का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें भारत ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिए जाने के स्थान पर लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी के चलते हमें इस बात की लगातार वकालत करनी होगी कि इस क्षेत्र के देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किए जाने पर सहमति बने। साथ ही साथ सामुद्रिक और वायु क्षेत्र में जो संयुक्त संसाधन और कॉमन स्पेसिस हैं, उनके उपयोग को बेहतर किए जाने के संदर्भ में सामूहिकता के आधार पर अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस संपूर्ण क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता के साथ ही अबाध वाणिज्य को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें इस क्षेत्र में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सहयोग के साथ ही परामर्श, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहार्यता और स्थिरता जैसे सिद्धांतों पर भी बल दिए जाने की आवश्यकता है। हमें इसके संदर्भ में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी सामुद्रिक सुरक्षा को लेकर जागरूकता को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत सामुद्रिक पर्यावरण से जुड़ी किसी भी गतिविधि की प्रभावी समझ होनी चाहिए जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है। हमें इस क्षेत्र में बहुध्रुवीयता को भी बढ़ावा देना होगा, जिसके तहत मुख्य रूप से छोटे राज्यों के हित की रक्षा किए जाने पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से इसके लिए भारत को नेतृत्व संभालना होगा और भारत ने जिस प्रकार से हिंद महासागर क्षेत्र में सागर डॉक्ट्रिन के माध्यम से सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का महत्व दिया है, उसी प्रकार से भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण पर टिके रहने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही कुछ अन्य परियोजनाएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य दिल्ली को भीड़ भाड़ से मुक्त करना है। भारत द्वारा हाल के वर्षों में दिल्ली क्षेत्र को प्रदूषण और भीड़ भाड़ से मुक्त करने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स को प्रारंभ किया गया है, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही पश्चिमी और पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको भविष्य में पूर्ण रूप से संचालित किए जाने की आशा व्यक्त की जा रही है। यदि हम बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, तो यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को वित्तीय राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली एक परियोजना है, जो लगभग 8 लेन चौड़ी निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है। इसके माध्यम से बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे को भी इस परियोजना में शामिल कर लिया गया है। मूल रूप से इसकी जो आधारशिला थी वह 2019 में डाली गई थी और इसकी अधिग्रहण सहित जो कुल लागत है वह वर्तमान में 98,000 करोड़ रुपए आकलित की गई है। यह मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी
विभिन्न उपायों को किया गया है। इसके अंतर्गत हमें वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे हम कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के रूप में जानते हैं, यह मुख्य रूप से हरियाणा राज्य में एक परिचालित 6 लेन का परियोजना है, जिसके माध्यम से दिल्ली में अच्छी वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करने के लिए दिल्ली से 50,000 से अधिक भारी वाहनों को दूर रखा जा सके, इसके लिए इसकी परिकल्पना की गई है। साथ ही साथ इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से, जिसे हम कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरने वाला एक्सप्रेसवे है, जो कुंडली सोनीपत में शुरू होता है और यूपी में बागपत, गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा के फरीदाबाद जिले से गुजरते हुए पलवल के पास वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है। इस प्रकार से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली के आसपास के सबसे बड़े रिंग रोड को पूरा करने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में दिल्ली के आसपास जिस प्रकार की अवसंरचनागत परियोजनाओं को आगे बढ़ावा दिया गया है, उसके माध्यम से न केवल दिल्ली से बड़े वाहनों को दूर रखा जा सकता है, साथ ही साथ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का भी बेहतर विकास किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1172 पर। हाल ही में चीन के द्वारा भारत के परमाणु विकास कार्यक्रम के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1172 का उल्लेख किया गया है और इसके माध्यम से भारत द्वारा जो अग्नि 5 मिसाइल विकसित की जा रही है, उसकी आलोचना की गई है। इसको क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए खतरनाक बताया गया है, क्योंकि 1998 के प्रस्ताव के माध्यम से ऐसी बात कही गई थी। मुख्य रूप से 1998 का ये जो प्रस्ताव है, वह है भारत और पाकिस्तान दोनों के द्वारा परमाणु परीक्षणों को किए जाने के पश्चात पारित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे परमाणु हथियार डिलीवरी प्लेटफॉर्म का विकास न किए जाने के साथ ही परमाणु हथियार कार्यक्रमों को सीमित करने और सभी प्रकार की परमाणु सामग्री के उत्पादन को बंद करने का भी आग्रह किया गया था। हालांकि आपको ये समझना है कि ये संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव है, वह चार्टर के अध्याय 6 के तहत जारी किया गया था और इस रूप में इसे नॉन बाइंडिंग यानी गैर बाध्यकारी माना जाता है। इसी के चलते भारत पर उसके हथियारों और परमाणु कार्यक्रमों के संदर्भ में किसी प्रकार की बाधा के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता है, किंतु चीनी मीडिया के द्वारा हाल में भारत के परमाणु हथियारों के संदर्भ में जिस प्रकार से इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत की आलोचना किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, वह चीन के एक तरीके के रणनीतिक दृष्टिकोण को ही दर्शाता है, जिसके माध्यम से वह लगातार भारत पर दबाव डालने के लिए इस प्रकार के प्रस्तावों को सामने लाता रहा है। हालांकि भारत ने लगातार इस बात की पुष्टि की है कि भारत ने जो इस प्रकार की अग्नि 5 की मिसाइलों के संदर्भ में सामरिक क्षमताओं का विकास किया है, वह किसी भी विशेष देश के खिलाफ लक्षित नहीं है और भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का लगातार पालन करता रहता है। हमें यह भी समझना होगा कि खुद चीन जो है वह इस प्रस्ताव की लगातार अवहेलना करता रहा है, क्योंकि सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से चीन के द्वारा समर्थन दिया जाता रहा है, जिसके तहत उसके द्वारा पाकिस्तान को परमाणु हथियारों का विकास किए जाने के साथ ही मिसाइल तकनीक से संबंधित संवेदनशील तकनीक भी हस्तांतरित की गई है, जिसके चलते भारत की चिंताएं बढ़ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण संगठन, जिसे हम CSTO यानी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के रूप में जानते हैं। CSTO के द्वारा रूस के नेतृत्व में अगले माह ताजिकिस्तान में सुरक्षा अभ्यास प्रस्तावित किया गया है।
क्योंकि हाल ही में CSTO के द्वारा अफगानिस्तान की स्थितियों पर चिंता व्यक्त की गई है। विशेष रूप से ताजिकिस्तान की सीमा चूंकि अफगानिस्तान से लगती है, इसी के चलते ताजिकिस्तान में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। आप इस मानचित्र में ताजिकिस्तान को देख सकते हैं। ताजिकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं का निवारण किया जा सके, इसके लिए ही अब CSTO के द्वारा सबसे बड़ा सुरक्षा अभ्यास ताजिकिस्तान में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। यदि हम CSTO के बारे में आपको बताने का प्रयास करें तो मुख्य रूप से CSTO 6 पूर्व सोवियत संघ राज्यों का रूस के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन है। यह मुख्य रूप से सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके तहत इसमें शामिल देशों में से किसी एक पर भी किया गया हमला सभी देशों पर किया गया हमला माना जाता है और सभी देश मिलकर इसका सामना करते हैं। इसके माध्यम से आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान भागीदारी में आए हैं, जिसके तहत सामूहिक सुरक्षा के साथ ही आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इसके तहत यूरेशिया क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है जिसे आपको जानने की आवश्यकता है, जिसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के रूप में जाना जाता है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के संदर्भ में आपको ये जानना है कि CSTO के जितने भी सदस्य हैं उसमें यदि हम ताजिकिस्तान को हटा दें तो शेष सभी सदस्य यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के भी सदस्य बन जाते हैं और इस प्रकार से यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में CSTO और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की महत्ता को समझा जा सकता है। अब हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऑकस सुरक्षा गठबंधन हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगा और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करेगा। कथन के आलोक में मौजूदा गठबंधनों के परिणामों पर चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के सामरिक महत्व पर चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप ऑकस सुरक्षा गठबंधन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप ऑकस सुरक्षा गठबंधन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्व को स्पष्ट करेंगे। फिर आप ऑकस सुरक्षा गठबंधन के विभिन्न निहितार्थों की व्याख्या करेंगे, जिसमें विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाओं और परिणामों की भी चर्चा करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ सुझावों को देंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप हिंद प्रशांत क्षेत्र का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न देशों की भूमिका की व्याख्या करेंगे और भारत के लिए इसके महत्व को स्पष्ट करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।